हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम क्लास 12th इंग्लिश के क्वेश्चन बैंक को हल कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन सी, दैट मीन्स ग्रामर पोर्शन को। पिछले वीडियोज़ यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। ठीक है दोस्तों, अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास इन वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करें। वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है डू एज डायरेक्टेड। डू एज डायरेक्टेड का अर्थ ये होता है कि जैसा दिया जाए वैसा करना है, निर्देश के अनुसार। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है हिज ब्रदर सोल्ड ऑल द गोल्ड। अब देखना है कि इसमें क्या करना है, मेक ए क्वेश्चन विथ WH वर्ड। तो सबसे पहले तो हम ये समझना है कि WH वर्ड आखिर होता क्या है। देखो, WH वर्ड मतलब ऐसा शब्द जिसकी शुरुआत WH से हो। वो हु भी हो सकता है, व्हेन भी हो सकता है, ठीक है, व्हाट भी हो सकता है। तो इन शब्दों को हम क्या कहते हैं, WH वर्ड कहते हैं। तो WH वर्ड का प्रयोग करके इस वाक्य को प्रश्न बनाना है, क्वेश्चन बनाना है। तो देखिए, हम यहाँ पर लेते हैं हु मतलब कौन। तो क्वेश्चन है कि उसके भाई ने सारा सोना बेच दिया। तो किसने सारा सोना बेच दिया, ये हम बनाएंगे। तो शुरुआत कहाँ से होगी, WH वर्ड से होगी। तो लिखेंगे हु। अब WH वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है और वो हेल्पिंग वर्ब लगती है वर्ब के अनुसार। तो यहाँ पर वर्ब दी गई है सोल्ड। सोल्ड जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वर्ब की सेकंड फॉर्म है मतलब हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डिड आएगी। तो हु डिड। अब वर्ब की फॉर्म सेल ऑल द गोल्ड, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क। ये आपका आंसर हो जाएगा। किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई क्यूरी रहे तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप मुझसे इसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। आई नो दैट लैड नॉट मच चेंज द वॉइस। सेंटेंस को हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो जब भी हम एक्टिव से पैसिव करते हैं तो हम सेंटेंस में देखते हैं कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो आई है, नो यहाँ पर वर्ब है, और दैट लेड ये जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। LAD लेड, लेड मतलब होता है लड़का। क्या होता है, लड़का। ठीक है, जैसे बॉय होता है ना, तो बॉय का ये पर्यायवाची शब्द है। और ये नॉट मच जो है, ये नॉट तो क्या है, हेल्पिंग वर्ब के साथ में लगने वाला वर्ड है, और मच जो है यहाँ पर एडजेक्टिव है। तो जब भी हम एक्टिव से पैसिव करते हैं तो जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट के स्थान पे लाते हैं। तो दैट लैड, LAD है ना। अब देखिए यहाँ पर नो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है मतलब ये जो सेंटेंस दिया गया है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो जब हम पैसिव वॉइस करेंगे तो इसके आगे वाले टेंस मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। तो दैट लैड इज नॉट मच, ठीक है। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म नॉन। अब नॉन बाय मी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, टू मी। अब ये क्यों आया है, क्योंकि जो नॉन वर्ब एक ऐसी वर्ब है अपने साथ में फिक्स प्रीपोजिशन टू लेके चलती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 3 है ही इज़ माई बॉस, ही इज़ वियरिंग अ रेड शर्ट। कंबाइंड टू मेक अ रिलेटिव क्लॉज। मतलब इन दोनों सेंटेंस को रिलेटिव क्लॉज से जोड़ना है। सेंटेंस में कई बार वह ऐसा भी दे सकते हैं कि कंबाइंड द पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग रिलेटिव प्रोनाउन, है ना। तो मैं आपको बता देता हूँ, रिलेटिव क्लॉज जो है, रिलेटिव क्लॉज की शुरुआत होती है रिलेटिव प्रोनाउन से। तो मोस्टली जो रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ होता है वो होता है हु का और विच का। क्या ध्यान देना है हमें, सब्जेक्ट यदि लिविंग थिंग हो, क्या हो, लिविंग थिंग हो तो हु का प्रयोग करना है, और सब्जेक्ट नॉन लिविंग हो तो विच का प्रयोग करना है। विच का प्रयोग कब करना है, नॉन लिविंग में। तो यहाँ पर देखिए ही मतलब वह लिविंग थिंग है, तो हम यहाँ किसका प्रयोग करेंगे, हु का प्रयोग करेंगे। तो डायरेक्ट मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, और क्लोज यदि आपको पढ़ना है तो उसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। सरल तरीके से क्लोज को आप अच्छे से समझ सकते हैं, तो वहाँ पर जाकर आप इनको देखिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल इसका आंसर होगा ही हु इज़ वियरिंग अ रेड शर्ट, ठीक है, इज़ माई बॉस।
ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 4 है, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट स्टैंड। टू और टू का प्रयोग करना है। तो जब भी हम सेंटेंस में टी डबल ओ टू और टू का यूज़ करते हैं और वाक्य में यदि सो और दैट का प्रयोग दिया गया हो, तो जहाँ पर सो दिया गया है वहाँ पर हम टी डबल ओ टू लगा देंगे, जहाँ दैट दिया गया है वहाँ पर टू लगा देंगे, और इस दैट के बाद में ही कैन नॉट, सी कैन नॉट, आई कैन नॉट, दे कैन नॉट आता है तो उसको भी हटा देंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ही इज़ टू वीक टू स्टैंड। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, द चाइल्ड क्राइड फॉर मिल्क, चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले अभी हम ये देखेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब वाज और वर का यूज़ होता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो देखते हैं, द चाइल्ड यहाँ पर सिंगुलर है तो लिखेंगे द चाइल्ड। अब सिंगुलर है तो इसके साथ में क्या आएगा, वॉज। तो चाइल्ड वॉज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, क्राई। तो क्राई में आईएनजी लगा दें, क्राइंग फॉर मिल्क। ठीक है, इस प्रकार के बहुत से वीडियोस में बना चुका हूं जिसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने करवाई है। ग्रामर फॉर ऑल के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, साथ में एक और ग्रामर की प्लेलिस्ट है, ग्रामर फॉर क्लास 9 टू क्लास 12, है ना, उसके नाम से भी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो वो वीडियोस भी आप ज़रूर देखिएगा, आपके अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलें। ही गेट्स हिज सैलरी, ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट, कंबाइन यूजिंग सो दैट का यूज़ करना है। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, सो दैट का यूज़ नहीं करना है, नो सुनर देन का यूज़ करना है। तो जब भी हम सेंटेंस में नो सुनर का यूज़ करते हैं तो नो सुनर वाक्य की शुरुआत में आता है। कई बार क्या होता है कि सेंटेंस में एज सुन एज दिया हुआ रहता है। क्या दिया रहता है, एज सुन एज। यदि एज सुन एज दिया हुआ है तो एज सुन एज को हटाकर नो सुनर लगा देंगे, और नहीं भी दिया है तो भी हम नो सुनर को वाक्य की शुरुआत में लगाएंगे। नो सुनर का अर्थ होता है जैसे ही या फिर ज्यों ही। तो जैसे ही उसे सैलरी मिली उसने खर्च करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर लिखेंगे नो सुनर ही, माफ़ कीजिएगा, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। नो सुनर वाक्य की शुरुआत में आता है और नो सुनर के जस्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है। तो हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है वर्ब के अनुसार। तो यहाँ पर देखिएगा, वाक्य की शुरुआत में हम क्या लगाएंगे, नो सुनर, और हेल्पिंग वर्ब, देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गेट में एस लगा हुआ है। ये इस बात को इंडिकेट करता है कि हमें हेल्पिंग वर्ब डज का यूज़ करना है, क्योंकि सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो नो सुनर डज ही, अब सब्जेक्ट गेट। अब जब हेल्पिंग वर्ब हम आगे लेके आ गए, मतलब डज हमने लगा दिया, तो ये एस हट जाएगा, गेट हिज सैलरी, है ना। और दोनों वाक्यों के बीच में हम किसका प्रयोग करेंगे, देन का, THN, देन ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, अरेंज द जम्बल वर्ड्स इनटू मीनिंगफुल सेंटेंस। मतलब इन शब्दों को एक अर्थजनक वाक्य में परिवर्तित करना है, मतलब इनको सही क्रम में जमाना है। तो इसका आंसर आप नोट कीजिएगा, राजू कैन राइट विथ आइदर हैंड्स। ठीक है, मतलब राजू अपने दोनों हाथों से लिख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, ही कैन प्रिपेयर टी इन अ मिनट, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, या फिर चेंज द वॉइस। चेंज द वॉइस का अर्थ ये होता है कि सेंटेंस यदि एक्टिव वॉइस है तो पैसिव वॉइस में करना है, और पैसिव वॉइस है तो एक्टिव वॉइस में करना है। तो ये सेंटेंस कैसा है, एक्टिव वॉइस है तो हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो सबसे पहला रूल क्या रहता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट, जैसे कि यहाँ पर ही है, फिर उसके बाद में और क्या दिया गया है, तो यहाँ कैन दिया गया है, जो कैन एक मॉडल वर्ब है, प्रिपेयर ये एक वर्ब है, टी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, और इन ए मिनट जो है वो अदर वर्ड है। तो यहाँ पर सेंटेंस में आपने देख लिया कि यहाँ पर कैन दिया गया है, मतलब एक मॉडल वर्ब दी गई है। तो इसके लिए रूल होता है कि दिए गए एक्टिव वॉइस सेंटेंस में यदि किसी मॉडल वर्ब का प्रयोग किया गया हो या मॉडल वर्ब दी गई हो, तो जब हम एक्टिव से पैसिव करें तो उस मॉडल वर्ब को उसी स्थान पर रखें तथा उसके बाद में बी का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, टी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा, तो टी
ठीक है। अब मॉडल वर्ब उसी स्थान पर रहेगी, तो टी कैन बी प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब जो अदर वर्ड वाक्य में आता है उसको वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद लिखते हैं, तो प्रिपेयर्ड इन अ मिनट बाय हिम। ठीक है, ध्यान से आप सुनोगे और जो मैं बातें आपको बोल रहा हूँ, जो रूल्स बता रहा हूँ, ये यदि आप ध्यान रखोगे तो आप अच्छे से क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? एज सुन एज ही क्लोज्ड हिज आइज, जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, हिज सक्सेसर स्टार्टेड रोविंग ओवर द लेफ्ट प्रॉपर्टी। तो जैसे ही उसने आंखें बंद की तो उसके जो उत्तराधिकारी थे वो उसकी प्रॉपर्टी को क्या करने लग गए, बेचने लग गए या उसका दुरुपयोग करने लग गए। ठीक है, उसकी आंखें बंद हुई मतलब शांत हो गया, कुछ भी आप बात मान सकते हैं, सो गया हो। तो इसमें करना क्या है? नो सुनर देन का यूज़ करना है एज सुन एज के स्थान पर। तो अभी इसी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब भी हम एज सुन एज का प्रयोग करते, माफ़ कीजिएगा, नो सुनर देन का प्रयोग करते हैं तो वाक्य से एज सुन एज को हटाकर नो सुनर लगाते हैं। तो जहाँ पर एज सुन एज है वहाँ पर नो सुनर लगा देंगे। वर्ब के अनुसार इसके जस्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है, तो नो सुनर। अब हेल्पिंग वर्ब डिड आएगी, क्यों आएगी? क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो क्या हो जाएगा? नो सुनर के जस्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो क्या आएगा? डिड ही क्लोज, CLOSE, ईडी हट जाएगा, माफ़ कीजिएगा डी हट जाएगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आगे आ गई है। तो नो सुनर डिड ही क्लोज हिज आइज। अब दोनों वाक्यों के बीच में THAN देन, और पूरा वाक्य ऐसा कैसा ही। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां है, दे वर प्लेइंग फुटबॉल रफली, चेंज इनटू प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसको चेंज करना है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। ठीक है, तो दे, ऐसा कैसे ही, दे के साथ में क्या आएगा? दे। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है प्ले। दे प्ले फुटबॉल, फुटबॉल रफली। ठीक, थोड़ा सा कई बार वो क्या चेंज कर देते हैं, ये तो ज़्यादा इजी है थोड़ा सेंटेंस। यहाँ पर यदि सिंगुलर हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ACIS का प्रयोग होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 11वां है, जंबलिंग लेटर्स दिए गए हैं, इनको सही क्रम में जमा कर एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो देखिए इसका आंसर मैं आपको लिख देता हूँ, क्या आएगा? एन एप्पल, एन एप्पल, माफ़ कीजिएगा थोड़ा, देखिए यहाँ पर इस सेंटेंस में थोड़ा सा करेक्शन होना चाहिए मेरे हिसाब से। यहाँ पर ये एन आते हुए यहाँ पर इन आना चाहिए। तो ये जो सेंटेंस रहेगा वो ये हो जाएगा कि एन एप्पल इन अ डे कीप्स अवे द डॉक्टर। ठीक है, मतलब एक सेब यदि आप रोज़ खाते हैं, मतलब एक दिन में एक सेब यदि आप खाते हैं तो आप डॉक्टर से दूर रहेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। तो क्वेश्चन नंबर 12वां दिया गया है, ही डज हिज ड्यूटी वेल, है ना। इसको चेंज इनटू नेगेटिव करना है ना। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही सरल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी सेंटेंस में पहले से ही डू, डिड या डज दिया जाए, क्या दिया जाए? डू, डिड या फिर डज दिया जाए, तो और सेंटेंस को नेगेटिव करना हो तो जहाँ पर भी डू, डिड या डज दिया गया है उसके आगे आपको नॉट डू लगा देना है। बस क्या लगा देना है? नॉट डू। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर हो जाएगा, ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 13वां है, द फैन इज़ हाई आई कैन नॉट टच कंबाइन यूजिंग सो दैट। सो दैट का यूज़ करना है। तो सो दैट वाली ग्रामर भी, मतलब ग्रामर तो लगभग हमने सभी कंप्लीट करके प्लेलिस्ट बना दी है, ग्रामर फॉर ऑल के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो वो प्लेलिस्ट तो आप ज़रूर देखिएगा ही, है ना। आपके क्लास 12th के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण है वो। तो जब भी हम वाक्य में सो दैट का यूज़ करते हैं तो वाक्य में जहाँ पर भी एडजेक्टिव दिया गया है, जैसे हाई, यहाँ पर एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के पहले
कई बार क्या होता है कि वो वेरी है ना, या फिर TOO2 दे देते हैं। तो यदि ये वेरी दिया गया हो, TOO2 दिया गया हो, तो इसको हटाकर हमें क्या लगा देना है, सो लगा देना है। और अगर ये नहीं दिए गए हैं, जैसा यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो भी हमें उस एडजेक्टिव के पूर्व सो का प्रयोग करना है और दोनों वाक्यों के बीच में दैट का। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा द फैन इज सो हाई, दोनों वाक्यों के बीच में दैट आई कैन नॉट टच। क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल हार्डली पास दिस एग्जाम यूजिंग अनलेस, मतलब अनलेस का प्रयोग करना है। ठीक है, तो जहां पर वाक्य में इफ दिया गया है, इफ को हटाकर अनलेस लगा देंगे, और इफ हटेगा तो उसके साथ साथ वाक्य में डू नॉट, डिड नॉट यदि दिया गया है तो वो भी हटेगा। ठीक है, तो इफ यू, माफ कीजिएगा, इफ के स्थान पर क्या लगाएंगे, अनलेस। तो अनलेस यू वर्क हार्ड, ठीक है, यू विल नॉट पास दिस एग्ज़ाम, मतलब यदि तुम कठोर, माफ़ कीजिएगा फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सॉरी है, थोड़ी सी आज मिस्टेक हो रही है जल्दबाजी में। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल हार्डली पास दिस एग्ज़ाम, मतलब इधर कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेट मी कॉन्सेंट्रेट। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 15 है, सीता डज नॉट सिंग, सीता डज नॉट डांस, मतलब सीता गाना नहीं गाती है, सीता नृत्य नहीं करती है। जॉइन द सेंटेंस यूजिंग नाइदर नॉर, नाइदर नॉर का अर्थ होता है कि ना तो ये और ना ही ये। तो सीता ना तो गाती है ना ही डांस करती है, तो क्या हो जाएगा, आंसर लिख रहा हूँ, नाइदर सीता सिंग्स, ठीक है, नॉर डांसेस। अब हमने डज नॉट हटाया है तो यहाँ पर एस, सिंग में एस लग जाएगा, और इधर से डज नॉट हटाया है तो डांस का डांसेस हो जाएगा। ठीक है, अब नाइदर का अर्थ नकारात्मक होता है, इसलिए हमने यहाँ से भी डज नॉट हटा दिया और यहाँ से भी डज नॉट हटा दिया। ठीक है दोस्तों, नाइदर, नॉर, आइदर, और ये सारी चीज़ें हम पहले ही पढ़ा चुके हैं, तो उन वीडियोस को भी प्लीज़ ज़रूर देखें और अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 16 है, मिस्टर गुप्ता टीचेस अस हिंदी चेंज इनटू पैसिव वॉइस। अब इस सेंटेंस को यदि आप देखोगे तो इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट दी गई हैं, अस और हिंदी। ठीक है, तो इसको दो तरीके से बना सकते हैं। जैसे यदि हम ऑब्जेक्ट में अस को पहले लें तो अस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, वी, है ना। अब टीचेस है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी, तो वी आर टॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म TAUGHT, टॉट। अब दूसरी ऑब्जेक्ट हिंदी है तो वो वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में आएगी, तो वी आर टॉट हिंदी बाय मिस्टर गुप्ता। एक तो आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं, या फिर इसको आप ऐसे बना सकते हैं कि हिंदी को ऑब्जेक्ट ले लें तो हिंदी इधर आएगा, तो हिंदी इज टॉट TAUGHT टॉट अस बाय मिस्टर गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां है, सी कैंट अफोर्ड इट सी वांट्स टू बाय अ कार। कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग नॉन फाइनाइट क्लॉज, नॉन फाइनाइट क्लॉज का यूज़ करना है। तो उसका डायरेक्ट मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, सी कैन नॉट अफोर्ड, है ना, टू बाय अ कार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 18वां है, दे ब्रैकेट में वॉच लिखा हुआ है, टेलीविजन सिंस मॉर्निंग, अप्लाई द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब इन द ब्रैकेट, मतलब ब्रैकेट में जो वर्ब दी गई है उसकी सही फॉर्म लिखना है। तो इस सेंटेंस को आप देखोगे तो यहाँ पर सिंस एक कीवर्ड दिया गया है, ठीक है, और ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि दिया गया सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है, उसमें हैज़ बीन, हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, मतलब या तो हैज़ बीन आएगा या फिर हैव बीन आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। तो दे के साथ में क्या आता है, हैव बीन आता है, तो आंसर हो जाएगा दे हैव बीन वाचिंग, वॉच का वाचिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, टेलीविज़न सिंस मॉर्निंग। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19वां है, दे वर प्लेइंग कार्ड्स चेंज द वॉइस, है ना, मतलब वे ताश खेल रहे हैं, पत्ते खेल रहे हैं। तो कार्ड से यहाँ पर ऑब्जेक्ट है,
तो ये सब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कार्ड्स, ठीक है। वर बीइंग, बीइंग क्यों हुआ है, क्योंकि एक्टिव वॉइस सेंटेंस यदि किसी कंटिन्यूअस टेंस का हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम बीइंग का प्रयोग करते हैं पैसिव वॉइस करते समय। तो कार्ड्स वर बीइंग प्लेड बाय देम। देखिए एक्टिव से पैसिव के भी बहुत से वीडियोस मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूं, तो उन वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 20वां है, वी सा ए वेरी गुड मूवी टुगेदर, चेंज द वॉइस। अब देखिए वी यहाँ पर सब्जेक्ट है, सा यहाँ पर वर्ब है, अ वेरी गुड मूवी ये ऑब्जेक्ट है और टुगेदर यहाँ पर अदर वर्ड है। तो अ वेरी गुड मूवी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा तो लिखेंगे अ वेरी गुड मूवी, ठीक है। वाज, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म सीन, फिर अदर वर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में आता है टुगेदर, बाय अस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। दिस हॉर्स इज टू फास्ट टू विन द रेस, सो दैट का यूज़ करना है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि वाक्य में जब भी हम सो दैट का यूज़ करते हैं तो वाक्य में यदि TOO दिया जाए तो उसको हटाकर सो लगा देना है, और TOO दिया जाए तो उसके स्थान पर दैट लगाना है, ठीक है। तथा ध्यान रखना जब भी वाक्य में TOO और टू दिया जाए और सो दैट का यूज़ करते हैं तो फिर दैट लगाने के बाद वाक्य में जो सब्जेक्ट दिया गया है उस सब्जेक्ट का प्रोनाउन, ठीक है, और कैन नॉट का यूज़ होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दिस हॉर्स इज़, अब TOO के स्थान पर सो फास्ट है ना, दैट इट कैन नॉट विन द रेस, ठीक है दोस्तों। अब ये इट क्या है, ये हॉर्स का प्रोनाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें, और आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ना, क्योंकि सभी यदि इसी वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके बाकी के क्वेश्चन लेकर आएंगे। देखिए, आई हैड ए क्वेरल विथ माई फ्रेंड्स लास्ट नाइट। क्वेरल मतलब झगड़ा। गत रात्रि को, प्रीवियस नाइट को मेरे फ्रेंड के साथ मेरा झगड़ा हो गया। तो इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करना है। अब पास्ट परफेक्ट होता क्या है, पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है, ठीक है। तो देखते हैं, देखिए अब तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इसमें वर्ब कौन सी है। यहाँ पर ये जो हेड दिया गया है ना, ये हेड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये क्या है, ये मेन वर्ब है। और मेन वर्ब भी किसकी है, ये हैव की सेकंड फॉर्म है ना। हैव फर्स्ट फॉर्म होती है, हेड सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी हेड होती है। तो हैव, हेड, हेड, तो ये हेड यहाँ पर क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। मतलब ये सेंटेंस किस टेंस का है, पास्ट टेंस का है, पास्ट इंडेफिनिट का, और पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। तो देखिए अब आई, अब हमें पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है तो पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेड। अब ये हैव की सेकंड फॉर्म है तो हैव की थर्ड फॉर्म लेके आएंगे। तो आई हैड अ क्वेरल विद माई फ्रेंड्स लास्ट नाइट, ठीक है दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हमने 22 क्वेश्चन किए हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपके बाकी के क्वेश्चन हल करेंगे। आपको किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई क्यूरी रहे तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। साथ ही आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास शेयर ज़रूर करें। पिछले वीडियोज़ यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। अच्छे से तैयारी करें। आपके दूसरे सब्जेक्ट के भी वीडियोज़ मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, जैसे पॉलिटिकल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री, हिंदी वगैरह सभी के, है ना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू वंस अगेन।